नमस्कार। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार स्टेट 2026 के लिए आपका आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला एवं दक्षता जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य है। आपके पेपर में इससे टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ आर्ट ऑफ टीचिंग का 2020 से लेकर 2025 तक यहाँ पर लगभग 1000 क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। ये उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है और अब तक मैंने टोटल 49 क्वेश्चन करवा दिया है। उसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन है इस वीडियो में डील करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2020, 2024, 2025 हर ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे रखा है। और इससे पहले मैंने इसका जो पार्ट 1 और जो 2 है उसमें मैंने लगभग 49 क्वेश्चन को कवर किया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो समाप्त करने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफी अधिक यहाँ से फायदा होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं सेम पैटर्न के होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट होती है, कंटेंट होता है, आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश कर दी, इसमें मैंने 49 क्वेश्चन को कवर किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ पर टोटल 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यदि आप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो मान के चलना है कि आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कर रहा है कि एक सीखने वाली क्रिया, ऑप्शन बी कर रहा है कि एक गतिविधि सूचक क्रिया, ऑप्शन सी कर रहा है कि एक परिणाम क्रिया, और ऑप्शन डी कोई क्रिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है कि ईच लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम होता है वो एक एक्शन वर्ब होता है, वो गतिविधि सूचक क्रिया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट लिखता है, कोई पहचानता है, कोई मूल्यांकन करता है, ये सारी जो चीजें होती है वो आपकी गति सूचक के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? ठीक है, सीखने का नियम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कर रहा है कि प्रेरणा का नियम, ऑप्शन बी कर रहा है व्यक्तिगत अंतर का कानून, और ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए जो सीखने का नियम होता है वो अभ्यास का नियम होता है। जितना आप करके सीखते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप मैच्योर होते हैं, उस काम में आप उतना परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो सीखने का जो मुख्य नियम होता है वो आपका होता है कि आप कितना अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे आपका वो चीज उतना मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकती है? प्रभावी शिक्षण के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लगता है कि सारे ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। हमको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे जो अधिक सुटेबल होता है, उसी को मारना होता है। अगर मैं कहूँ आपका आर्ट ऑफ टीचिंग जो शिक्षण कला का जो पोर्शन है, इसको रटना नहीं चाहिए, इसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आपका बस आप कॉमन सेंस बेस आते हैं, आपको समझ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो रटने की कोशिश मत कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे कि संदर्भ को विद्यार्थियों को जीवन से जोड़कर, प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा प्रोत्साहित करके, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर शिक्षिका प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहती है तो अपने जनरल जो भी हमारे सामान्य लाइफ है, जो भी हमारे प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, उससे जोड़कर यदि हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेगी, पढ़ाएगी, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। तो यही इसका ऑप्शन है कि आप जीवन के जो भी विद्यार्थी के जीवन से अगर हम जोड़कर किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो विद्यार्थी काफी अच्छे से समझता है, क्योंकि विद्यार्थी उस चीज को रियलिस्टिक को काफी बेहतरीन तरीके से समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण को सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालिक परिणाम है। शिक्षण का सबसे ज्यादा जो अपेक्षित, उसमें भी कह रहा है आपका तत्कालिक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिक्षण के तो बहुत सारे परिणाम हो जाएंगे और आपसे पूछा गया है कि इसका तत्कालिक मतलब तुरंत उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला कह रहा है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल सही। ये सबसे जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके व्यवहार में तात्कालिक यहाँ परिवर्तन देखने को मिले। और ये चीज तो होता है छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास, ये सारी चीजें तो साइड से चलती है, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगा ऑप्शन ए ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे शिक्षण सिद्धांत देते हैं, शिक्षण सिद्धांत देते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कर रहा है कि निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों को अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यता और सिद्धांतों का ज्ञान। ऑप्शन बी कर रहा है कि शिक्षणों के विभिन्न स्तरों और उसके समवर्ती शिक्षणों मॉडलों के बारे में ज्ञान। यहाँ पर तो दोनों सही है, शिक्षण सिद्धांत में दोनों होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है, कह रहा है कि शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करे और उन्हें कैसे हल करे, इसके बारे में। तो ऑप्शन डी है, मतलब सभी हो जाएगा, क्योंकि सारे जो है शिक्षण के यहाँ पे सिद्धांत है।
शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया समझने और प्रभावी ढंग से पढ़ाने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके सिद्धांत है जो कि सिद्धांत, तीनों सिद्धांत को यहाँ पर एज इट इज रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की ओर ले जाती है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। जो शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षा होती है वो समग्र विकास, व्यक्तिगत गतिविधि, रुचि की कमी, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके आंसर के बारे में बात करूं तो आपका समग्र विकास हो जाएगा। जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होती है समग्र विकास की ओर ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ध्यान से ऑप्शन पढ़ना होगा। ऑप्शन पहला कह रहा है कि शिक्षक छात्रों की शारीरिक आवश्यकताओं की कितनी अच्छी नहीं, टीचर को स्टूडेंट के पहले फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छी तरह समझना ये सफलता नहीं माना जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षक छात्रों के शैक्षिक आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह से समझ पाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक जो है छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को जितनी अच्छी तरीके से समझेगा वही उसका सफलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट स्टोल्ट मनोवैज्ञानिक ने इसे सिद्धांत दिया है। देखिए आपसे डायरेक्टली पूछ दिया गया है कि गेट स्टोल्ट का सिद्धांत ही क्या है। अगर हम पढ़ेंगे तो इनने जो सिद्धांत दिया है कि बच्चे किसी भी चीज को पहले संपूर्ण तरीके से देखते हैं, मतलब पहले सब होल रूप को ही देखेंगे, बाद में उसके पार्ट को देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे अगर मैं कोई खिलौना यहाँ पर रख दूं तो बच्चे पूरा का पूरा जो सीन है पहले एक बार देखेंगे, उसके बाद इसके पार्ट को देखेंगे। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि कोई बच्चा कोई गुड़िया को देख रहा है तो सबसे पहले उसका पूरा फिगर ही देखेगा, उसके बाद हाथ देखेगा, पैर देखेगा, सिर देखेगा। यही इन्होंने सिद्धांत को सिद्ध किया था कि बच्चे वस्तु को समग्र रूप से पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स को देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इनमें से कौन शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो शिक्षण का जो स्तर होता है वो आपका स्मृति भी होता है, समझ भी होता है, चिंतनशील भी होता है। आपसे पूछा गया नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये आपका डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण नहीं होता है। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 ही स्तर होते हैं, पहला मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिफ्लेक्टिव। ये मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। ओके, चौथा ये इसके बारे में कहीं जिक्र ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें कि गति संबंधी शिक्षण है। गति में आपको दिख रहा है कि एक्शंस की बात करी जा रही है, तो कोई भी चीज एक्शन आप कैसे कर सकते हैं, शारीरिक अधिगम के द्वारा, शरीर के द्वारा ही, हमारे मांसपेशियों के द्वारा ही हम लोग किसी का अधिगम कर पाएंगे। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो समझ में आ रहा है कि गति संबंधी है और गति संबंधी जो कार्य होते हैं हम शरीर से ही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर आपसे पूछा गया है कि शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या है। ऑप्शन दिया गया है आपका शिक्षक, सामग्री, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि। इसको ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्र चर क्या मतलब क्या कर रहा है, मतलब शिक्षण जब होता है उसमें सबसे स्वतंत्र कौन रहकर कार्य करता है, तो वो शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण को स्वतंत्र रहकर सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त अधिगम, इसका मीनिंग पूछ दिया गया कि स्वायत्त अधिगम, आपका 4 ऑप्शन दिया गया, आप उसको मीनिंग बताइएगा। देखिए स्वायत्त अधिगम का मतलब होता है कि स्वयं ज्ञान को, अपने प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करना। क्या होता है, अपने प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे कक्षा में शिक्षक स्वायत्त अधिगम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बहुत सारी चीजों को निर्धारित करते हैं कि बच्चा अपने से ही चीजों को प्रयास करे, सीखे। इसका मीनिंग पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के प्रयास से नहीं होता है, ये ज्ञान स्व प्रयास से होता है। अपने प्रयास से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसी को स्वायत्त अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण। अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, लेकिन यहाँ से जो पूछा गया है वो आपके मनोवैज्ञानिक कारण पूछा गया है। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है। पहला, शिक्षक का वेतन, नहीं, ये तो आपका डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन आपसे मनोवैज्ञानिक पूछा गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। छात्र की जाति, ये तो कभी नहीं होगा। विषय की प्रकृति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों की रुचि। अगर छात्र के सब्जेक्ट में पढ़ने में रुचि नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, ये डायरेक्टली आपका साइकोलॉजिकल रीजन होता है। अगर दूसरा रीजन के बारे में बात करें तो पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, ये सारे कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग है। ऑप्शन दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है।
ठीक है, कल जो हम अगर हम बात करें तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग होता है साहचर्य अधिगम होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग सहयोगी अधिगम अथवा साहचर्य अधिगम का ही एक पार्ट होता है, जो एक प्रकार की सीख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि चरण नहीं है। पहला कह रहा है कुछ नया करके, कुछ नया करने को सीखना, ये बिल्कुल होता है। क्रियात्मक अवस्था, ये भी होता है। प्रभाव भी होता है। अभिग्रहण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं शिक्षण अधिगम के चरण के बारे में बात करूं तो मैं आपको ध्यान से बोल रहा, आप सुनिएगा। पहला होता है लक्ष्य या उद्देश्य, दूसरा होता है अग्रिम सेट, उसके बाद इनपुट होता है, प्रतिमान होता है, निर्देशित अभ्यास होता है, समझ के लिए प्रशिक्षण होता है, स्वतंत्र अभ्यास और समापन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? फिर से आपसे पूछा है कि शामिल नहीं है। अवधारणा निर्माण करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग अवधारणा मन में बैठा लेते हैं, किसी चीज़ का क्या परसेप्शन होता है, वो चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया क्या यहाँ पे तत्व शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त शामिल नहीं होता है। क्योंकि अवधारणा के लिए हम अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं, सामान्यीकरण भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, मूर्तता नहीं करते हैं, अमूर्तता करते हैं। क्या करते हैं? अमूर्तता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षण में मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान की बात की जा रही है। ये किसके सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर के बारे में बात करूँ तो सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के सुधार के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। हर्बर्ट अधिगम में एक चरण है, हर्बर्ट अधिगम के यहाँ पे चरण पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंध। पाठ्य योजना से संबंधित यहाँ पे हर्बर्ट ने 5 चरणों में यहाँ पर अपना अधिगम के बारे में बताया था। पहला इन्होंने कहा था कि उनकी जो भी तैयारी होनी चाहिए, पर पहला चरण में प्रणाली में तैयारी के बारे में बात की थी, दूसरे में प्रस्तुति के बारे में बात की, तीसरे में संबंध, उसके बाद सामान्यीकरण और लास्ट में अनुप्रयोग सहित। ये इन्होंने 5 चरण को शामिल किए हैं। संबंध उसमें से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दत्त पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है, यह किसने कहा? यह लाइन किसके द्वारा कहा गया है? देखिए दत्त पद्धति एक व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। ठीक है, इसको हरलान ओपम डगलस ने इसके बारे में जानकारी दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डगलस। इनका पूरा नाम नहीं दिया गया है, इनका पूरा नाम जो हो जाएगा हरलान ओपम डगलस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व आपसे पूछा गया कि क्या महत्व है? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व होता है क्या है? विषय वस्तु को पहचान के लिए ही इसका महत्व होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लूम का व्यवस्था आपसे पूछा गया है कि ब्लूम का व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कर रहा है वर्गीकरण व्यवस्था, ऑप्शन बी सीमांकन व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रत्योजन व्यवस्था और ऑप्शन डी कर रहा है केंद्रित व्यवस्था। अगर मैं बात करूं ब्लूम की व्यवस्था के बारे में तो ये वर्गीकरण व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? वर्गीकरण, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? टोटल 6 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसलिए जो ब्लूम की व्यवस्था होती है ये वर्गीकरण की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो शिक्षण के अधिगम आपसे पूछा गया, सॉरी शिक्षण के स्तंभ पूछा गया है। शिक्षण के स्तंभ कौन कौन से हैं? देखिए पहला आपसे ऑप्शन जो दिया गया है पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन, सभी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मार के आएंगे डी, शिक्षण के तीनों स्तंभ होते हैं। अगला पूछा गया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षण का परिणाम पूछा गया है कि शिक्षण का परिणाम क्या है। ठीक है, यदि आपने इसके पहले एक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ध्यान से देखा होगा था, मैंने बताया था कि शिक्षण का जो परिणाम होता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करूं यहाँ पर तो जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। अगर कोई प्राणी जीवित है तो उसमें क्या चीज कंटिन्यू होती रहती है? उसमें जो होती रहती है वो होगा उसका अधिगम। ठीक है, वो क्या होगा? अधिगम होगा, सीखते रहता है। सीखना एक अधिगम एक व्यापक होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो अधिगम जीवित प्राणी का एक प्राकृतिक
एक्शन होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा देने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर शिक्षा देने के अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ही होता है निर्देश देना। क्योंकि हम लोग निर्देश देते हैं कि बालकों में किसी भी तरह का विकास होता है। अगर बात करें जन्म से लेकर जो भी उनका सर्वांगीण विकास करना होता है, तो हर क्रम में वो हम लोग वहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं। हर क्रम में हर चीज़ों को उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है? यही चीज़ होती है कि उनको एक तरीके से डायरेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? आपसे पूछा है अदा नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ये एक ही परीक्षा में 2 बार आ गया। 2023 का यहाँ पर 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और 14 तारीख का भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। अगर आपको इसका ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि पारंपरिक वर्ग कक्षा, ऑप्शन बी शिक्षकों का अनुभव, ऑप्शन सी अधिगम अनुभव। ये तीनों जो चीज़ें अगर मैंने बात की, तो शिक्षण अधिगम में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसकी भूमिका नहीं होती है वो जातिगत। जाति का तो कोई सेंस ही नहीं होता है ना शिक्षण में। तो ये यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का आंसर भी नेगेटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, अगर इसका आंसर कर रहे हैं बात करूँ, पहला कर रहा है सहायक के रूप में। पहला कर रहा है सहायक के रूप में। बिल्कुल, शिक्षक जो होता है एक सहायक का कार्य करता है, फैसिलिटेटर का कार्य करता है। बच्चों को समझाने में बस एक सहायक ही होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला ऑप्शन कर रहा है गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन बी कर रहा है संगठन, ऑप्शन सी है वर्गीकरण और ऑप्शन डी है वैचारिकता। अगर इसके आंसर के बारे में बात करें, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मैं मान लेते हैं कि अगर आपको संज्ञा पढ़ा रहा हूँ और आप क्रिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है अधिगम में योगदान नहीं देती है, बल्कि इस चीज़ को और खराब करती है। ठीक, चलिए, अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल मतलब वैसा चीज़ है जिसको आप अपने मांसपेशियों से कार्य करते हैं। जैसे अगर ये बात करो आप तैरते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्थूल गति कौशल। अगर ऑप्शन में रहेगा आप दौड़ते हैं, घसीटते हैं, तो ये सारी जो बड़े मांसपेशियों के समूह से जो हम लोग कार्य करते हैं, वो आपके स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आती है। ठीक? मतलब जिसमें बड़ा वर्क थोड़ा-सा वर्क करने लगा, थोड़ा बड़ा शरीर के मांसपेशी कार्य करे। जैसे कि आपसे छोटा-छोटा कार्य करते हैं, बुनाई करते हैं, कागज़ की आयत के रूपरेखा मतलब उसमें छोटी-छोटी आपकी कार्य होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ दौड़ना, तैरना, खींचना, जंप करना, इसमें हमारी मांसपेशियाँ अधिक कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम जो है निरंतर प्रक्रिया है, किशोरावस्था से मृत्यु तक नहीं, किशोरावस्था से नहीं, बाल्यावस्था से ये भी नहीं। मतलब देखिए, पालने से कब्र तक, जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर कब्र तक हमारा अधिगम होते रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारतीय समाज की विशेषता, ये स्टैटिक जीके आप समझ सकते हैं, फिर भी इसको रखा गया है। देखिए, भारतीय समाज की क्या विशेषता है? भारतीय समाज में है कि हर चीज़ को कैटेगराइज़ किया गया है, हर चीज़ को पार्ट वाइज़ बाँटा गया है, हर चीज़ का स्तर बना दिया गया है, ठीक है? हर चीज़ में आपको देखने में उनकी स्तर रहेगा, ये कैटेगरी है, आप ये इस कास्ट में हैं, उसके अंदर भी ये सब कास्ट है, आपका ये रिलीजन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तरीकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ पे खुद कर रहा है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो ये जो ध्यान केंद्रित करने के लिए जो हमारा करेक्टरिस्ट होता है, जो विशेषता होती है, वो केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि काफ़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन कलेक्ट किया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। और एक हाइप करने का ऑप्शन आता है, हाइप कर दीजिएगा तो वीडियो को थोड़ा-सा बूस्ट मिल जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक बचपन में विकास, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, और सोच खाली, देखिए इसको इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व करिएगा। प्रारंभिक बचपन में विकास धीमा अस्थिर, देखिए विकास अस्थिर तो होता नहीं है, 2 तो यहाँ ऐसे ही कट जाएँगे, ठीक है? इसमें धीमा कन्फर्म है क्या आएगा? प्रारंभिक बचपन में विकास धीमा और सोच, प्रारंभिक जो हमारी ये
बचपन की प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें सोच तार्किक नहीं होता है। उसमें हमारा जो बच्चा होता है वो तो कुछ हद तक अहंकारी टाइप का व्यवहार करता है, जिद्दी टाइप का व्यवहार करता है, कुछ हद तक अहंग केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आप दो ही नॉलेज के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र नहीं है। शिक्षण की त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया होती है, शिक्षक होता है उसमें, एक स्टूडेंट होता है और उसके बाद कंटेंट होता है, मतलब सामग्री होता है, जैसे कि पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, उसके अलावा कोई नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, शिक्षक होगा, छात्र होगा, शिक्षण विधियाँ होगी, सॉरी शिक्षण विधि नहीं, सामग्री होगी, शिक्षण विधियाँ नहीं होगी। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब पूछा गया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 84, क्रिया आधारित अधिगम है। क्रिया आधारित जिसमें एक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसमें होता है एक्शन? आपको पता है अभ्यास करने में, किसी चीज को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में होता है। क्रिया आधारित अधिगम होता है अभ्यास में। ठीक, इसका पहले वाला 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी अच्छे से लेटेस्ट क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, आपको काफी अधिक फायदा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियो होगी सेम आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। ऑप्शन पूछा गया है स्वतंत्र चर, आश्रित चर। देखिए शिक्षार्थी जो होता है आश्रित चर होता है, जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पे आश्रित होता है। चर देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। शिक्षक शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं, जैसे कि शिक्षक छड़ी में अभिभावक की भागीदारी जो होती है वो मध्यस्थ चर के यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में होता है। तो देखिए दर्शन शास्त्र का उपयोग जो शिक्षा में होता है उद्देश्य चयन में किया जाता है, उद्देश्य चयन में दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो अंकन और अंकन अर्थापन दोनों की होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि ये होता क्या है। अगर मैं बात करूं अंकन प्रक्रिया में, तो इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है अंकन में। अगर मैं अंकन अर्थापन प्रक्रिया के बारे में बात करूं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यह एक विश्लेषण का विधि ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है जीवित प्राणी का। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो गया, थोड़ा सा घुमा घुमा कर एक ही चीज को बार बार पूछा जा रहा है। आपको मालूम होगा कि अधिगम जो है एक जीवित प्राणी का कंटिन्यू नेचुरल प्रक्रिया होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, ये निरंतर होते रहता है, नेचुरल एक्टिविटी प्राकृतिक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, यह कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। अंतःक्रिया घटक क्या क्या होता है? उच्च स्तर पर सोच बिल्कुल होता है, ध्यान ये भी होता है, स्मृति ये भी होता है, तो तीनों होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी मारना होगा। अधिगम प्रक्रिया के घटक उच्च स्तर सोच होता है, ध्यान होता है, स्मृति होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। पूछा है कि नहीं होती है, ठीक है, तो क्या नहीं होती है? आप ऑप्शन देखेंगे, सुनना, सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से सुनना तो डेवलप हो सकता है, प्रतिस्पर्धा ये भी हो सकता है, सहयोग भी हो सकता है। जो नहीं होगा प्रोत्साहन होगा, प्रमोट नहीं कर सकते किसी चीज को हम लोग, इनकरेज नहीं कर सकते हैं, प्रोत्साहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अब आपको बताना है कि क्या गुण है उसका। पहला ऑप्शन कर रहा है प्रभावी अधिगम, ऑप्शन बी कर रहा है सकारात्मक अंतर से निर्भरता, ऑप्शन सी कर रहा है सहयोग। सबसे पहले आपको समझना है कि सहकारी अधिगम होता क्या है। सहकारी अधिगम एक प्रक्रिया है, जैसे कि एक ही कैटेगरी के, एक ही योग्यता के कुछ स्टूडेंट जो है आपस में मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4-5 लड़के मिलकर एक स्पीच तैयार कर रहे हैं कि 15 अगस्त को कैसा भाषण देना है, तो कोई उसका स्टार्टिंग लिख रहा है कि हम लोग पहले कैसे संबोधित करेंगे, कोई उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द का कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मिलकर किसी एक कार्य को करना ही हमारा सहकारी अधिगम होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो सहयोग, कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए शिक्षण कला एवं दक्षता रटा नहीं जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर एक बार देख लिए तो सेकंड स्पीड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 स्पीड में देख सकते हैं, डबल स्पीड में देख सकते हैं। तो 2 से 3 बार देखने पर आपका दिमाग में इसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करिए। देखिए 3 बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि सीखने का उपयुक्त अर्थ है। सीखने का मीनिंग ही पूछ दिया भाई, सीखने का क्या होता है? मैंने इस तरीके क्वेश्चन को 3 बार 4 बार करा दिया कि सीखने का मतलब होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन। बस वही चीज़ है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। अगर आपको हिंदी मीनिंग में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप तुरंत इंग्लिश को स्विच करके उसको देख लीजिएगा। लग रहा है कि इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्लियरली दिख रहा है, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 92। मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जा सकता है। मौलिक रूप से पूछा गया है। मौलिक रूप से यहाँ पे किसमें पूरा किया जा सकता है? पहला कह रहा है कि वर्ग कक्षा, बिल्कुल सही। मौलिक रूप से वर्ग कक्षा में ही पूरा किया जा सकता है। वह उसके अकॉर्डिंग परिवेश दिया जा सकता है, उसके अनुकूल सहायता किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, करके सीखना उपयोगी होता है। लर्निंग बाय डूइंग यूजफुल आपसे पूछा गया है क्यों होता है, आपको कारण बताना है। अगर कह रहा है कि बच्चे करके अच्छे से सीख समझते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे क्या, हर कोई अगर किसी कार्य को करके सीखता है वो काफी बेहतरीन तरीके से सीखता है, तो ऑप्शन ए इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे में इंटरेस्ट है, कार्यशीलता, ये सारी चीजें नहीं है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बाद में बात करूं, सीखने की गति निर्भर करती है। सीखने की गति जो है किस पे डिपेंड करती है? सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो पूछा गया। तो पहला कह रहा है कि लर्नर का इंटरेस्ट, बिल्कुल लर्नर की रुचि पे डिपेंड करती है। क्यूरियोसिटी बाय लर्नर, उसके जिज्ञासा पर निर्भर करती है। उसके मोटिवेशन, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी चीज के सीखने की जो गति है, बच्चे के यहाँ पर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन तीनों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 95। यह कह रहा है कि वयस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? देखिए लेव वयस्की का सिद्धांत आपने सीडेड के लिए पढ़ा होगा। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? उन्होंने सिद्धांत के अनुसार कि सामाजिक अंतःक्रिया एक शिक्षक की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक। वायस्की का मानना था कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उन्होंने जैविक प्रक्रिया का प्रभाव काफी निम्न माना है, उसको इग्नोर कर दिया है। तो यदि आपको लेवास्की का सिद्धांत मालूम था तो आप इसका आंसर काफी आसानी से कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग आप ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है कि व्यवहार, सीखना व्यवहार में परिवर्तनों का है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अनुभूति के फल स्वरूप होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है। और आपसे पूछा है असत्य, तो कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आप इसको मारेंगे कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बात करूं, निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व मतभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस को कम से कम महत्व दिया जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि किस में दिया जाता है? देखिए पहला है नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद, अथर्ववाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तित्व मतभेद पर काफी कम यहाँ पे महत्व दिया जाता है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 98। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें लगभग 100 क्वेश्चन को एक ही बार कवर कर दूं, क्योंकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप। अब लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ये चैनल है, आपके पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे कंटेंट मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। प्रभावी शिक्षण से क्या प्रदर्शित होता है, आप थोड़ा सोचिए। यहाँ पर समस्या समाधान करने की योग्यता द्वारा, अगर हम समस्या समाधान करने की हमारे में योग्यता है, टैलेंट है, तो उससे क्या होता है, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित, मतलब शिक्षण में एक तरीके से अलग तरीके से आपका प्रभाव झलकता है। ये ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिखा देता हूं, स्मरण और पुनरुत्पादित करने की योग्यता, इससे क्या मतलब है? तर्क करने की, आर्गुमेंट करने से क्या फायदा? अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। उच्चतम अंक पर, ये भी देखिए शिक्षण का मतलब अंक प्राप्त करना नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99।
महायान के अनुसार देखिए ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन नहीं है, एसटीटी का क्वेश्चन है। मैंने रख लिया है ताकि आपको मैं दिखा दूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग एक सेपरेट से वीडियो पढ़ेंगे। जितने भी आपके ये 50 नंबर का जो आपके पोर्शन रहता है, जो सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें कुछ आपके एस्थेटिक क्वेश्चन आते हैं, उसको हम अलग से एक वीडियो में प्रीवियस ईयर में कलेक्ट कर दूंगा कि जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। और उसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य है। उसका भी प्रीवियस ईयर कलेक्शन हम अच्छे से अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दिया गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी होगा। महायान के अनुसार क्या होता है कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा का आपसे अर्थ पूछा गया था कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका आंसर के बारे में बात करूं तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन पहला कर रहा है कि मानव की प्रकृति का अध्ययन, दूसरा कर रहा है कि मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, तीसरा कर रहा है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, और डी कर रहा है बाल विकास का अध्ययन। देखिए इसका आंसर के बारे में बात करो तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। तो अब तक हमने जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बिहार स्टेट परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।